हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 20 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस का आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो का आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा, इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर में उनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप उसको समझ लीजिए, तभी आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे, सही तरीके से आप लिख पाएंगे और आपको याद भी रहेगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसका उत्तर करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया है उसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना है, कौन सा कथन जो है वो असत्य है। असत्य का मतलब वो गलत है, वो कौन सा कथन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है एक अभिक्रिया जिसमें यहाँ पे 2PbO, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे C कार्बन दिया है, फिर यहाँ पे Pb। तो आप यह अभिक्रिया को एक बार देख लीजिए और उसके बाद जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उनको पहले एक बार नजर डाल लीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। ऑप्शन बी में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है और ऑप्शन सी में कहता है कि कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है और यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे सीसा, तो सीसा यहाँ पे उपचयित नहीं हो रहा है। जो सीसा है वो यहाँ पे उपचयित नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी यहाँ पे उपचयित नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है ना वो उपचयित हो रहा है। किससे? ऑक्सीजन से। आपने पढ़ा है ना कि उपचयन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन अकेला था लेकिन यहाँ पे इसमें वृद्धि आया और एक के साथ ये 2 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे लेड ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए Pb जो था वो ऑक्सीजन के साथ था, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या था, संलग्न था या इसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब आप देख पा रहे हैं तो इधर यहाँ पे Pb क्या हो जा रहा है, वो अपचयित हो जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन हट जा रहा है, यहाँ से वो कमी इसका हो जा रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी दोनों कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। बाकी ए दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, सही है। तो आप इसको समझ पाए होंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अभिक्रिया दिया है और इसमें आपसे पूछा है कि ये अभिक्रिया कौन सी है। क्या वो संयोजन अभिक्रिया है, क्या वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्या वो वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो संयोजन अभिक्रिया है वो कैसा अभिक्रिया होता है। तो इसमें 2 पदार्थ क्या होता है, इसमें 2 या 2 पदार्थ परस्पर संयोग करके नए अभिक्रिया का निर्माण करता है। द्विविस्थापन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, ये सारे चीज आप जान रहे होंगे। तो आप यहाँ से जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा है, सॉरी द्विविस्थापन नहीं होगा, खाली विस्थापन होगा, बाई मिस्टेक से हो गया, यहाँ पे बोल दिए द्विविस्थापन, यहाँ पे विस्थापन होगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि इसमें 2 पदार्थ क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करता है, एक दूसरे को हटा देता है, एक दूसरे से अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखिए, जब आप लौह चूर्ण करने का मतलब यहाँ पे Fe से रिलेटेड है और उसमें आपको क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालना है। और उसके बाद जब आप डालेंगे तो क्या बनेगा। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए में कहता है क्या वो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन बी में कहता है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑप्शन सी में कोई अभिक्रिया नहीं होगी और ऑप्शन डी में आयरन लवण एवं जल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन गैस का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा,
फेरस क्लोराइड या बोल सकते हैं आयरन क्लोराइड, और उसके बाद जो बनाएगा वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है या बनता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो समान होती है, उसी को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 2 है, तो इस स्थान पर भी क्लोरीन 2 है। आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको ये भी पढ़ाया गया होगा, चैप्टर को जब अच्छे से फुल डिटेल के साथ पढ़े होंगे, तो इधर वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है। ठीक है, अभिकारक होता है, और इधर जो होता है वो उत्पाद या इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो आप जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि जितना प्रतिफल में भार होगा उतना ही अभिकारक में भार होना चाहिए, तभी आपका जो समीकरण है वो संतुलित होता है। और यहाँ पे हमने लिखा भी है कि द्रव्यमान संरक्षण, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उनको संतुलित करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे संयोग कराया है, अभिक्रिया कराया है, और अभिक्रिया करने के बाद ये NH3 बनाता है। लेकिन यहाँ पे कहा है संतुलित भी कीजिए, तो इधर हमने 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे और लगेगा 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या हो जा रही है बच्चों वो 3 और यहाँ पे 2, यानी 2 × 3 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लग जाएगा। अगला है नंबर 2 में देखेंगे आप, तो कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो किसको? तो हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो देखिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को अभिक्रिया कराया है किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, किससे कराया है? ऑक्सीजन। वायु में दहन करने का मतलब ऑक्सीजन। तो जब इसको हमने कराया है तो क्या बना? जल बना। तो हमने यहाँ पे जल बनाया, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाया। अब यहाँ पे चेक करना है क्या ये संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन, यानी 6 ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 3 और 2 6, यहाँ पे देखिए 3 × 2 यानी 6 ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना है? 2 है, तो यहाँ भी सल्फर 2 है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है। इसका मतलब ये संतुलित है। फिर उसी तरीके से सी में कहता है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। ध्यान रखना, ये अवक्षेप बनाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, एक तरफ पहले क्या कहा है? एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट आपका ये रहा, और उसके बाद बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड आपका ए रहा, और ये दोनों आपस में अब क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एल्युमिनियम क्लोराइड है आपका। उसके बाद बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो बेरियम सल्फेट आपका ये है। अब यहाँ पे चेक करना है कि क्लोरीन कितना है यहाँ पे, तो 3, यहाँ पे ये 2 है, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे 6 है। बेरियम की बात करें तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी बेरियम क्या है? 3 है। फिर उसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ही नहीं है, 12 है। देखिए 4 तो यहाँ है और 3 यहाँ, तो 4 तो 12 हो गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है आपका? 12 है।
अगर यहाँ पे सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर जब गुना हुआ है तो ये भी आपका सल्फर क्या हो जाएगा 3। अगर अल्मुनियम की बात करें तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 है, तो इसका मतलब है कि ये भी समीकरण आपका क्या है, संतुलित हो गया। ठीक है, आपको ऐसे ही करना था। क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 का है वो डी में कहता है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है कि जो पोटेशियम है, ये है आपका पोटेशियम, ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और उसके बाद क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो हाइड्रोजन गैस ए रहा आपका। अब यहाँ पे चेक करना है वही चीज़ है, तो यहाँ पे 2 है पोटेशियम, यहाँ भी पोटेशियम 2 है। फिर उसी तरीके से OH की बात करें तो आपका ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। तो ये भी समीकरण आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं संतुलित करने वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, इसमें भी आपको संतुलित ही करना है, जैसे पिछले वाले में हमने किया। यहाँ पे हमने संतुलित सारे का सारे कर दिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, जैसे ऊपर हमने समझाया। चलिए एक समझा भी देते हैं। जैसे HNO3 है, फिर उसके बाद CaOH यहाँ पे होल 2 होगा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे CaNO3 के होल 2 H2O, इसको समझाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए हमने रेड वाला को लिखा है, जिसमें संतुलित करने के बाद हमने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 होना है। तो देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो कितना हो गया, 4। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 और 2 8। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 दूना 6 और 6 और 2 यहाँ पे 8, ऑक्सीजन भी आपका 8 है। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, नाइट्रोजन चेक करना है। तो नाइट्रोजन कितना है, N, तो N आपका देखेंगे यहाँ पे, तो N यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी N आपका 2 है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पर भी कैल्शियम अकेला है। तो इस तरीके से आपको संतुलित करना था, तो आप इसको उम्मीद करते हैं संतुलित कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आगे के क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ से आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, और वो भी जो रासायनिक समीकरण जो लिखना है वो आपका संतुलित होना चाहिए। तो देखिए कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले लिख लेना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे आप लोग, तो CaOH के होल 2 प्लस, फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है, एरो का चिन्ह देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 प्लस जल, जल कैसे बनता है, तो H2O बनता है। आपको अब चेक करना है कि क्या दोनों तरफ हमने जो लिखा है वो इक्वल है या नहीं। तो चेक कीजिए, यहाँ पे कैल्शियम क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है। CO2 यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो 3 है, तो 3 और 1 यहाँ पे है 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये भी आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना था। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को, तो ऐसे आपको लिखना था। फिर उसके बाद ये तो आपका एक क्लियर हुआ। बी में आइए, बी में कहता है कि जिंक, तो जिंक का क्या लिखेंगे, Zn प्लस, फिर उसके बाद कहता है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, एरो का चिन्ह देगा। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट क्या होता है, ZnNO3, नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा, होल 2 प्लस क्या हो जाएगा, सिल्वर, तो Ag, तो Ag यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Ag आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, 2। यहाँ पे भी 2 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका क्या है,
सिल्वर है तो यहाँ पे 2 सिल्वर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका ये जो समीकरण है वो बिल्कुल संतुलित हो गया है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, Zn 1 है तो Zn 1 है, NO3 तो NO3 हॉल 2 है तो यहाँ भी हॉल 2 है ही, तो इसलिए आपका समीकरण संतुलित हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में कहता है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के लिए क्या आप लिखेंगे, Al लिखेंगे प्लस, उसके बाद बोलता है कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड का क्या होता है CuCl2, एरो का चिन्ह देंगे। इधर है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा AlCl3, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। अब इन चीजों को जरा मिलाइए, तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि क्लोरीन यहाँ पे कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो जब आप 2 लगाएंगे तो इसके आगे भी आपको 2 लगाना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 दूना 6 क्लोरीन हुआ, और यहाँ पे आपका कितना क्लोरीन, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे आपको 3 लगाना होगा, तभी तो दोनों तरफ इक्वल होगा। तो 3 दूना 6, अब यहाँ पे 3 दूना 6, एल्युमिनियम कितना हो गया 2, तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम के आगे क्या लगाना होगा 2। अब यहाँ पे कॉपर कितना हुआ तो 3, तो यहाँ पे भी कॉपर 3 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ इक्वल हो गया। अगला जो आता है वो डी में कहता है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का क्या होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट क्या होता है K2SO4, फिर यहाँ से एरो का चिन्ह देना है। फिर उसके बाद कहता है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का क्या होगा BaSO4, क्या होगा BaSO4 प्लस करेंगे। उसके बाद बोलता है पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है KCl, ठीक है। अब यहाँ पे आपको संतुलित करना है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 लगाना होगा। जब क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो भी 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे संतुलित करना था, और संतुलित करके हमने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित ही करना है, और इसमें एक काम और करना है कि प्रत्येक जो अभिक्रिया है उसका प्रकार बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो उत्तर कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होता है, तो पोटेशियम जो ब्रोमाइड होता है वो KBr होता है, ठीक है, प्लस उसके बाद बोलता है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का क्या होता है BaCl2, एरो का चिन्ह देंगे, ठीक है। इधर बोलता है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा पोटेशियम आयो सॉरी यहाँ पे बेरियम आयोडाइड बोला है बच्चों, बेरियम आयोडाइड बोला है, बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड क्या होगा BaI2, BaI2। इधर बोला है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड क्या होगा BaBr। अब यहाँ पे आपको सुधार करना है, यानी संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे क्या लगाना होगा 2, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना होगा, ठीक है। अब ये आपका संतुलित हो गया। अब आपसे पूछा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये जो आपका अभिक्रिया है ना उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना है। ये आपका ए हो गया। अब आइए बी पे। बी कहता है जिंक कार्बोनेट, जिंक जो कार्बोनेट है तो आप कैसे लिखेंगे ZnCO3 प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे एरो दिया है तो यहाँ पे हम भी एरो देंगे। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का क्या बनेगा ZnO प्लस। उसके बाद कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड करने का मतलब CO2। तो अब ये कौन सा अभिक्रिया आपका बन रहा है, तो ये जो आपका अभिक्रिया है वो आपका है अपघटन, या कह सकते हैं वियोजन, ठीक है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे आपको संतुलित भी करना है, तो आप देखेंगे ZnO CO2, तो
तो देखिए यहाँ पे CO3 ठीक है, यानी इसमें संतुलित करने जैसा कुछ है नहीं। सी कहता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन H प्लस क्लोरीन Cl, ठीक है। Cl क्या होगा यहाँ पे 2 और H2 हो जाएगा। इधर करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड कहता है HCl, तो दो दो इधर है तो यहाँ भी आपको 2 लगाना होगा। और एक कौन सा आपका आएगा, तो ये जो आपका आ जाएगा वो संयोजन अभिक्रिया आएगा। और ये चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे कि संयोजन किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं और द्विविस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है। अब डी में आते हैं। डी में कहता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए क्या लिखना होगा Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है तो HCl, एरो देंगे। इधर आने के बाद कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होगा H2। अब यहाँ पे देखिए Cl2 है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा 2 लगाना होगा, ठीक है। आपका ये संतुलित हो गया। और एक कौन सा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए हमने लिखा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल या इसका एक और नाम है उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होता है तो ये क्या करता है, उत्पाद के रूप में ये तो बनाता ही है, उसके साथ साथ ये ऊर्जा और ऊष्मा भी देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी इसमें भी एक और चीज बोला है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी हमने बताया, अब ऊष्माशोषी बताना है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा या ऊष्मा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं CaCO3 प्लस CaCO3 एरो का सीन CaO प्लस CO2। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऊष्मा लेता है, ऊष्मा लेने के बाद ही ये अभिक्रिया संपन्न होता है, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन 10 कहता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जीवों में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊर्जा का उत्पादन करता है और ये ऊर्जा का उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसी को श्वसन कहते हैं। और ऊर्जा का उत्पादन होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं वही चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए। तो चलिए उत्तर में हमने लिखा है कि वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, जबकि जो संयोजन अभिक्रिया है वो ऐसा अभिक्रिया है कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने ऊपर समझाया कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये जब दोनों जुटेगा तो ये क्या कहलाएगा, CO2, ठीक है, CO2। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन जो है ना वो उल्टा लिखा गया, ऑप्शन नहीं, जो आपका ये समीकरण है वो उल्टा लिखा गया है, ये नीचे होना चाहिए था और ये ऊपर होना चाहिए था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका संयोजन का उदाहरण दिया गया है, ठीक है, और ये आपका वियोजन का है। तो दोनों चीज को थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे संयोजन में क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जबकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये दोनों आपस में टूट करके 2 नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। एक तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और सेकंड आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ध्यान से आप लोग ऊपर नीचे वाले कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखिए हमने लिखा है फर्स्ट में, जिसमें ऊष्मा से रिलेटेड है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को यानी जिसे चूना पत्थर कहा जाता है, ऊष्मा देने के बाद ये शुष्क बुझा हुआ चूना बनता है CaO और CO2। CaO जिसको हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं और CO2 गैस बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश में AgCl को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे Ag निकल करके आता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। ठीक है, उसी तरह हमने यहाँ पे लिया है एक NaCl को, सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये NaCl और Cl2 में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों में कैसे कैसे प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत तीनों मिलकर के अभिक्रिया करता है। तीनों का एक एक उदाहरण भी हमने आपको यहाँ पे दे दिया, एक समीकरण भी लिख दिया है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए आप तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरफ विस्थापन कर दीजिएगा, ठीक है, और एक तरफ द्विविस्थापन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर विस्थापन के बारे में लिख दीजिए और इधर द्विविस्थापन। लेकिन हमने ऐसा यहाँ पे किया नहीं है, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने देखिए यहाँ पे लिखा है Fe+CuSO4 FeSO4+Cu। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो लोहा है, ठीक है, ये लोहा यहाँ पे किसके साथ आ जा रहा है, सल्फर के साथ, और ये जो कॉपर है ये अकेला चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे को विस्थापित करके अपना स्थान ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विस्थापन हो गया। जबकि अगर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं। आयन कहने का मतलब प्लस और माइनस जो चार्ज होता है उसको वो चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Na पे आपका प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे आपका माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में साझा करके यहाँ पे NaCl का निर्माण कर रहे हैं और ये आपका अवक्षेप के रूप में BaSO4 जिसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं वो आपका यहाँ पे निर्माण कर दे रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे समीकरण जो है वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समीकरण भी आपसे लिखने की बात किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एक अभिक्रिया लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लंबा चौड़ा देखने में है। यहाँ पे आपको कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट के लिए जो विलयन है उससे सिल्वर प्राप्त करना है, तो कॉपर धातु द्वारा इसे कैसे विस्थापित किया जाता है ये आपको लिखना है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, ये आपका कॉपर धातु रहा और यहाँ पे आपका सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है वो है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉपर है वो कैसे सिल्वर को अलग कर दे रहा है। कहाँ से? सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, तो आपको ये लिखना था अभिक्रिया के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो उत्तर में हमने लिखा है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। पृथक के मतलब क्या होता है? अलग हो जाता है। तो ऐसे जो अभिक्रियाएं हैं उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि NaCl 2AgNO3 AgCl NaNO3, जिसमें ये आपका जो है वो अवक्षेप बनता है। ठीक है, अवक्षेप, और ये विलयन से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ये पृथक अवशेष के रूप में बच जाता है। तो इसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए।
ठीक है। तो पहला उपचयन है। उपचयन क्या होता है? तो वो ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, उससे हम लोग उपचयन कहते हैं। और उदाहरण के रूप में हमने एक ही लिखा है, सेकंड आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर है, ये ऑक्सीजन से भी क्रिया कर रहा है, तो उसके बाद ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो अकेला था, लेकिन यहाँ पे जो कॉपर है वो अपने साथ ऑक्सीजन को ले लिया, यानी यहाँ पे जो पदार्थ कॉपर है उसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और वृद्धि होने के कारण इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उपचयन कर सकते हैं। एक और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, H2 + O2। यहाँ पे आप देख पाइएगा कि H2 यहाँ पे भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। यह उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी का उपचयन भी लिखने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए उपचयन भी लिख लेते हैं, अपचयन भी लिख लेते हैं, जिसमें कहता है कि जब अभिक्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो जाए? ह्रास हो जाए। ह्रास के मतलब क्या होता है? कमी आ जाए, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है Cu + H2 एरो Cu + H2O। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था उसकी कमी हो जा रही है, और ये जाकर के हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण कर दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो आप इस चीज को भी लिख दीजिएगा। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं खुद से। हमने यहाँ पे 2-2 की बात किया है, लेकिन हम यहाँ पे 1-1 दिए हैं, बाकी एक आपको लिखना यहाँ पे है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत बड़ा दिया है। इसमें कहता है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। यानी X कोई पदार्थ है, तत्व है, और इसको हवा की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये काला रंग के बन जाता है। तो इस तत्व का नाम क्या है? और उस काले रंग की जो यौगिक बनता है वो यौगिक का नाम क्या है? तो हमने उत्तर में लिखा है कि वो तत्व आपका कॉपर है। ठीक है, वो तत्व आपका क्या है? कॉपर है, और उसका जो काले रंग के यौगिक है उसका नाम कॉपर ऑक्साइड है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। लोहे से बनी वस्तुओं को संक्षारण अर्थात जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। पेंट करने से लोहा हवा तथा नमी से संपर्क नहीं कर पाता है, जिससे लोहे से बनी वस्तु लंबे समय तक सुरक्षित रह जाती है और उसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कहता है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये आपको बताना है। उत्तर में हमने लिखा है कि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु से अभिक्रिया करके विकृत गंधी करने का मतलब उनका जो स्वाद है और जो गंध है वो बिल्कुल बदल जाते हैं, अच्छा नहीं लगते हैं। इसी के कारण नाइट्रोजन जो है वो सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है आसानी से, और इसलिए जो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ है उसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जो चिप्स होता है या कुरकुरे होता है या और भी जो पैकेट वाले सामान होते हैं उन सभी में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि उसके अंदर जो खाने का सामान है, पदार्थ है, उसका गंध ना बदले और वो किसी तरीके से कोई अन्य ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर ले। ठीक है, इसीलिए उनमें क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले संरक्षण है और उसके बाद संक्षारण है और उसके बाद विकृत गंधिता है। तो एक आपको खुद से करना है विकृत गंधिता, जो हमने अभी आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, विकृत गंधिता के बारे में ही बताया है, तो आपको ये खुद से करना है। तो हमने संक्षारण के बारे में लिखा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता के मतलब क्या होता है? नमी। ठीक है, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी आदि से अभिक्रिया करने आदि के संपर्क में आती है,
तब ये संक्षारित होती है। यानी कहने का मतलब सिंपल ये है कि अम्ल और नमी से जब ये अभिक्रिया करती है तब ये जो धातु है वो संक्षारित हो जाती है, क्षय हो जाती है, और इस प्रक्रिया का जो नाम है उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि लोहे में जंग लगना एक संक्षारण के अंतर्गत ही आता है। चांदी के ऊपर काली परत का आना ये भी आपका क्या है, संक्षारण के अंतर्गत ही आता है। तांबे के ऊपर हरी परत का आ जाना ये सभी संक्षारण के ही उदाहरण है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है उसको आपको ट्राई करना है, वो भी खुद से करना है, सेल्फ करना है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं चैप्टर 2 में इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर को लेकर के।